तो उस चौक पे मैंने एक ऑफिस देखा, हुँ। उत्तराखंड मेट्रो। और मैं काफ़ी लंबे समय तक मैं सोचता रहा कि ये ऑफिस यहाँ पे है क्यों? उत्तराखंड मेट्रो कर क्या रहा है? और कई सालों तक लगातार मैंने देखता रहा हूँ। लेकिन उत्तराखंड मेट्रो का मेरे को कभी कुछ समझ में नहीं आया कि वो ऑफिस क्यों खुला? एक बार मैंने पता किया कि इस ऑफिस का जो है, जो यहाँ खोला गया है, जिस बिल्डिंग में खोला गया है, इसका रेंट कितना है, इसका खर्चा कितना है, तो मालूम चला कि वो करोड़ों का खर्चा उसमें ऑफिस को रखने का हो चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। और उस उत्तराखंड मेट्रो का मैंने आज तक कहीं पे ये नहीं देखा कि कहीं पे कोई एक ईंट रखी गई हो। तो ये विचार, मतलब उत्तराखंड मेट्रो जो है देहरादून के लिए जो बनाया जा रहा था, क्या सार्थक था या कोई गलती थी कि जो इसको लेके आए? देखिए जो हम ट्रैफ़िक की बात कर रहे हैं, तो उसके ख़ैर बहुत सारे कारण हैं भई ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम क्या है। नेचुरली प्रॉब्लम है तो हम खाली प्रॉब्लम की बात ना करें, हम कुछ समाधान भी बिल्कुल। तलाशें, भई हमारा पर्पस ये भी होना चाहिए। और मैं उस पर आने से पहले क्योंकि मैं बार-बार मसूरी का ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें भी मैं एक छोटा-सा समाधान जल्दी से बोलना चाहूँगा कि अगर मसूरी में ट्रैफ़िक है या ऋषिकेश में ट्रैफ़िक है या कैंची धाम में ट्रैफ़िक है, अगर हमारी वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, तो क्या वहाँ पर हम बाइक एम्बुलेंस जिसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं, क्या हम उनकी फ्लीट लगा सकते हैं? उन्हें 108 के साथ में जोड़ सकते हैं? मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा 2010 में भी जब महाकुंभ यहाँ पे कुंभ हुआ था हमारे राज्य में, चूँकि उस समय मैं 108 से जुड़ा हुआ था, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हमने उस दौरान भी जो है बाइक एम्बुलेंसेज़ को हमने वहाँ पर हरिद्वार में चलाया था। बिल्कुल। तो ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन वापस अगर हम मेट्रो पर लौटें, देहरादून पर लौटें, देखिए एक जो सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है ट्रैफ़िक की, वो ये है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो एक लाइन में अगर हम बोलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हर व्यक्ति के पास में अपनी गाड़ी है। अब देहरादून शहर की पॉपुलेशन क्या है, ये आज की तारीख में कोई जानता नहीं है। हो सकता है 15 लाख हो, 16 लाख हो, 18 लाख हो, तो जितनी पॉपुलेशन लगभग 10-12 लाख गाड़ियाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। मैं हुँ। ऋषिकेश की बात करूँ तो ऋषिकेश की जनसंख्या लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख होगी, वहाँ पर 2 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो हर व्यक्ति जब अपनी गाड़ी लेकर के निकल रहा है, तो एक तो ये वाला पहलू हो गया। दूसरा फिर जो हमारे जो पूरी सड़कों का नेटवर्क है, ठीक है? अब आप सड़कों को भी उसकी भी एक सीमा है, आप उन्हें कितना चौड़ा करेंगे, क्योंकि आप जितना चौड़ा करेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सड़कों की आप एक लिमिट तक ही उनको चौड़ा कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो रामबाण है, जो आपके वर्तमान के रोड्स पर जो अवरोध पैदा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी बहुत सारी तो ट्रैफ़िक लाइट्स ही नहीं चलती हैं, बिल्कुल। या अगर आपकी ट्रैफ़िक लाइट चलती हैं, मैं फिर से एक बार बल्लूपुर की ट्रैफ़िक लाइट का आपको ज़िक्र करना चाहूँगा। आपको हो सकता है बड़ी छोटी बात लगे, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। तो जहाँ हमें बड़ी बातों के बारे में भी सोचना है। हमें एक साथ ही बड़ी बातों के ऊपर, रणनीतिक चीज़ों के ऊपर और इन छोटी-छोटी चीज़ों पर भी काम करना है। उदाहरण के तौर पर वापस बल्लूपुर लौटते हैं। बल्लूपुर की रेड लाइट जो है वो 20 सेकंड में जो है आपकी समाप्त हो जाती है। अब अगर किसी को कोई इस बात का इंटरेस्ट हो कि कोई वहाँ पर खड़ा होकर के ये देखे कि अगर हमारी वो 20 सेकंड की जगह अगर हमारी 1 मिनट ट्रैफ़िक लाइट चलती है, एक साइड की, तो क्या हमारा ट्रैफ़िक थोड़ा-सा फ़ास्ट होता है। मेरे कहने का आशय ये है कि हमें और जो हमारी पूरी व्यवस्था और जो हमारा सिस्टम जिसे ज़िम्मेदारी दी गई है, उसे बेसमेंट पार्किंग की हज़ारों बार बात हो चुकी है इतने सालों में। क्या हम अपनी बेसमेंट पार्किंग्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं? क्या हम अपनी ट्रैफ़िक लाइट्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं? क्या जो हमारा एक्जिस्टिंग सीसीटीवी का जो नेटवर्क है, क्या हम उसका पूर्णतः सदुपयोग कर रहे हैं? तो जो पहले हमारा ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पहले तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है अमित भाई कि ये मैंने सरकारों की एक फ़ितरत देखी है, उन्हें हर साल में कुछ नया, जैसे एक नई फ़िल्म है, जिस तरीके से कोई करण जौहर की या शाहरुख खान की एक हर साल एक नई फ़िल्म आ रही है, इन्हें भी कुछ न कुछ नया लाना है। अब इस नए के चक्कर में क्या होता है कि जो पुराना होता है, वो दरकिनार हो जाता है। अब आज की तारीख में जो नया, मैं उसे शिगुफा कहूँगा, वो 6200 करोड़ का रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल सर, वो भी क्योंकि है। वो जो प्रोजेक्ट है, वो अब उसमें देखिए हर किसी का एक अलग-अलग मत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं सोच रहा हूँ
वही सही होगा। लेकिन मेरा वो कम से कम मत है, तो आज हम उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो आपका जो सवाल जो ट्रैफिक को लेकर के था, मेट्रो को लेकर के था, आपने बिल्कुल सही कहा कि 80 करोड़ रुपए 8 साल में खर्च हो गए और 8 ईंट तो क्या, 1 ईंट भी नहीं लगी। लेकिन उस उत्तराखंड मेट्रो को लाने का उद्देश्य यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही सुदृढ़ करने का था। तो अगर इन 2-4 चीजों के ऊपर एक साथ काम होता है, उसको अगर हम समराइज करें, जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, वो कहां पर जो उसके बॉटलनेक्स हैं, हमारी सड़कों पर बरसात में बहुत सारे पॉटहोल्स हो जाते हैं, जिस तरीके के साथ में, और ये भी थोड़ा सा एक क्रिएटिव सोच है, जिस तरीके के साथ में हमारी एक एम्बुलेंस होती है, क्या हमारी एक रोड एम्बुलेंस हो सकती है? क्या पीडब्ल्यूडी एक रोड एम्बुलेंस नहीं बना सकता कि खटखट आप समझिए करिए कि कमांडो स्टाइल में या बिल्कुल फौजी स्टाइल में हमारे पीडब्ल्यूडी के 2-4 लोग एक रोड एम्बुलेंस लेकर के चलते हैं, जहां पर भी उन्हें पॉटहोल्स दिखाई देते हैं, खट 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 उसको वो ठीक कर देते हैं। तो इस किस्म की चीजें भी जो हैं वो हो सकती हैं। तो हम अपने पॉटहोल्स को ठीक करें, हम अपनी ट्रैफिक लाइट्स को ठीक करें, हम अपनी बेसमेंट की पार्किंग को मैक्सिमाइज करें, हमारे शहर भर में जितनी पार्किंग की जो एग्जिस्टिंग स्पेसेस हैं हम उन्हें व्यवस्थित करें। तो मुझे लगता है कि हम अगर वर्तमान व्यवस्था को ही ठीक ठाक कर लेंगे तो 30-40% सुधार तो कम से कम हमें वहीं से जो है वर्तमान में जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म, कहीं सख्ती, कहीं प्यार, साम-दाम दंड-भेद के साथ में अगर पुलिस, और पुलिस को भी मदद है, सरकार को भी समझना चाहिए कि पुलिस को और लोगों की आवश्यकता है। तो इन अलग-अलग फ्रंट्स पर काम अगर होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, तो स्थितियां शायद निश्चित तौर पर जो है वो बेहतर होंगी। अच्छा सर, ये इसमें ट्रैफिक को लेकर तो हमारा काफ़ी डिटेल में हम कुछ मतलब खुद को भी समझ में आया। लेकिन इसमें एक चीज़ हमारी अभी भी वो रह गई है, जो मेट्रो का जो था। मेरे को मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मेट्रो की रिक्वायरमेंट है देहरादून को? देखिए, मेट्रो तो अनवायबल है। जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है वो अनवायबल है, क्योंकि यहाँ पर उतना पैसेंजर लोड है नहीं। तो वो तो जो शुरू से जो कॉन्सेप्ट था, जिसे हम कहते हैं कि वो तो उसमें वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट में एक क्योंकि भाई एक नेचुरली एक पैसेंजर ट्रैफिक भी तो चाहिए आपको, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है। लेकिन मेट्रो के बाद में क्या हुआ, फिर नियो मेट्रो की कवायद चली। तो नियो मेट्रो को लेकर बड़ी बातचीत हुई, कभी पॉड टैक्सीज को लेकर के बातचीत हुई। तो ये जो तमाम बातचीतें जो 7-8 साल चलती रही, और इसको लेकर के कम से कम मेरा मत बड़ा सरल ये है कि आप अगर ये मेट्रो और नियो मेट्रो और ये पॉड टैक्सीज, और भी गडकरी जो 2 दिन पहले आकर के चले गए और वो ये बोल के चले गए कि भाई मैंने आने वाले टाइम में तो देहरादून में हवा में जो है बसें चलनी चाहिए, तो हम उस पर भी आते हैं। लेकिन जब तक ये सारे समाधान आते हैं, बड़ा सरल ये है कि देहरादून में, देखिए देहरादून स्मार्ट सिटी में जो भी हुआ वो अपने आप में एक अलग लंबी कहानी है। चाहे वो बंदरबांट हुई, 1000 करोड़ 1500 करोड़ कहाँ चला गया। लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी एक अच्छा काम जो करके गई है, यहाँ पर जो 30 इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत हुई है, तो उसी से जोड़ते हुए मैं एक समाधान ये कहना चाहूंगा कि आप जो 6200 करोड़ रुपया अब आप रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर में लगाना चाहते हैं, या अगर आप उसको भी छोड़ दें, अगर आप उसके थोड़े से ही पैसे में इन 30 बसेस की जगह अगर यहाँ पे 300 बसेस कर देते हैं, और जो हमारे बस स्टॉप्स हैं उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं, और पब्लिक को ये इंश्योर कर देते हैं कि बसेस टाइम पर आएंगी। और जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये अर्थ हुआ कि उस बस स्टॉप से या उस स्टेशन से आपका घर कितना दूर है। अगर आप सपोज 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो ये नहीं है कि आप उस 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए भी आप अपनी कार से वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो सारी जगहें वो भी जैम होती हैं, वो जैम हो जाएगा। तो अगर हम अपनी इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी में वॉकिंग, यानी हम पैदल बनने की व्यवस्था कर सकते हैं या साइकिल चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो व्यक्ति जो है या इंसान या परिवार, वो अगर वो उसको मालूम है कि वो पैदल आ सकता है, तो वो पैदल वहां तक आएगा। अब पैदल लोग क्यों नहीं आ रहे, उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन लबोलबाब बात का ये है, आपके जो मेट्रो का सवाल है कि मेट्रो तो आ नहीं पाई, उसका उद्देश्य देहरादून शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का था। तो चूंकि ये सारी चीजें नहीं आ पाई हैं, तो जब तक वो आती हैं, कम से कम बसों के बेड़े को तो आप जो है उसको ईमानदारी से लागू कर सकते हैं। और चूंकि ये 30 बसेस का एक्सपेरिमेंट देहरादून शहर में ये सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है, उसमें लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड हैं। अभी 3 रोज पहले ही, दो रोज पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो हमारे आरटीओ में लगभग 30 लोग काम करते हैं,
उन 30 लोगों ने एक अच्छी मुहिम, एक अच्छी कवायद के तहत वो स्वयं अलग-अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विक्रम और तमाम जगहों पर वो गए। उन्होंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो उन्हें कम से कम जो मुझे समझ आया अखबार पढ़ करके कि उन्हें अगर कहीं संतुष्टि महसूस हुई, तो वो सिर्फ वो स्मार्ट सिटी की वो 30 जो ईवी, वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पर्यावरण के लिए भी अच्छी हैं, उन्हें खाली वहीं पर हुई। तो क्या हम इससे इंस्पायर होते हुए 30 को जो है 10x 300 बसेस के बेड़े की अगर हम देहरादून शहर में कल्पना करें, और जब हम देहरादून शहर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ घंटाघर और उसके इर्द गिर्द बात नहीं कर रहे, हम विकास नगर और लांघा तक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऋषिकेश तक की बात कर रहे हैं, हम वहां पर थानों और माल देवता तक की बात कर रहे हैं। तो हम पूरे इस एक तरीके से ग्रेटर देहरादून शहर के लोगों को सहूलियत देने के लिए जो है आपके कार्यक्रम से आज इस बात को सामने रख रहे हैं।